So Ravi Kumar ji, good afternoon. Good afternoon, sir. So Ravi Kumar, please tell us something about yourself within 1 minute. सर मेरा नाम रवि कुमार मीना है। सर मैं कोटा जिले से हूँ, राजस्थान में। सर मैंने अपनी स्कूलिंग भी कोटा से ही की है। इसके बाद सर मैंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सर मैं 2016 बैच का पास आउट हूँ। उसके बाद सर मैंने 2017 में सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया था। उसमें सर मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स अलॉट हुई थी। सर अभी भी मैं इसी सर्विस में कार्यरत हूँ और सर अभी मेरी प्रेजेंट पोस्टिंग दिल्ली में है। इसके अलावा सर मेरी जो हॉबीज हैं वो है फुटबॉल, वॉलीबॉल All right. खेलना। Okay. So Ravi Kumar ji, tell me, आपने आईआईटी दिल्ली से अपनी इंजीनियरिंग की, that too in electrical engineering. Thereafter you got into the Indian Revenue Services. अब आप इनकम टैक्स अधिकारी हैं, तो आप क्यों इनकम टैक्स को छोड़ के दोबारा सिविल सर्विसेज देना चाहते हैं? सर क्योंकि मुझे लगता है कि सर जो आईएएस एक जो प्लेटफॉर्म है सर, वो एक वाइडर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि सर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट जो आईएएस हैंडल करता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सर इससे डाइवर्सिटी ऑफ जॉब मिलती है। सर दूसरा रीज़न ये है कि सर जैसे जो आईएएस या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो पब्लिक के बीच में रह के काम करता है, तो उनकी पब्लिक डीलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। और सर मेरा भी हमेशा से मन था पब्लिक के बीच में रह के काम करने का। और सर इसके अलावा सर आईएएस में सर करियर प्रोग्रेशन काफ़ी अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू अदर सर्विस। लाइक सर जो प्रमोशन होते हैं जेएस लेवल या अबव, सर वो अच्छे होते हैं आईएएस में। लेकिन अगर आप देखें रवि कुमार जी, टुडे द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज फ्रॉम, वो इनकम टैक्स अधिकारी है, सुशील चंद्रा। उसके बाद अगर आप एनफोर्समेंट डायरेक्टर देखें तो वहाँ भी रेवेन्यू सर्विस का आदमी है। यस सर। तो और इससे पहले जो सीवीसी थे वो भी रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर थे। यस सर। तो कैरियर प्रोग्रेशन में तो मुझे लगता नहीं है कि कोई दिक्कत है, बल्कि क्योंकि वो एक बहुत कन्फाइंड एरिया में रहते हैं तो उनके लिए आसान हो जाता है टू रीच दैट लेवल। जबकि आईएएस में क्या होता है कि यू आर बोर्न इन द स्टेट कार्डर, तो कभी आप स्टेट के पॉलिटिशियन से लड़ते हैं, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिटिशियन से लड़ते हैं, आप जिंदगी में लड़ाई करते रहते हैं और उस लड़ाई में कब आपका नुकसान हो जाए नोबडी नोस। नहीं। सेकेंडली आप ये बताइए कि ना ये जो फेसलेस असेसमेंट हो रहा है और फेसलेस इवन एपिलेट भी अथॉरिटी क्रिएट कर रहे हैं, आपका क्या विचार है इसमें? ये अच्छा चीज काम हो रहा है या इससे कुछ प्रॉब्लम आएंगी? सर मेरे हिसाब से सर जो फेसलेस स्कीम और जो फेसलेस असेसमेंट और जो फेसलेस अपील जो गवर्नमेंट ने अभी लागू किया है सर, एक वेलकम स्टेप है। क्योंकि सर इससे जो हमारे डिपार्टमेंट में जो करप्शन है, जो टैक्स पेयर हरासमेंट हो रहा था, जो जो तो सर ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। तो ये सब ये सारे जो इनिशिएटिव हैं सर, ये टैक्स पेयर फ्रेंडली सर्विसेज देने के लिए हैं। बट सर ऑन द अपोजिट साइड सर अभी कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे फेसलेस असेसमेंट में। जैसे कि सर जो लार्ज टैक्स पेयर हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है अभी असेसमेंट में। और दूसरा सर अभी टेक्निकल ग्लिचेस भी आ रही हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे विंग्स हैं, जैसे आईटीबीए है और भी। तो बट सर मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और ये बताइए रवि कुमार जी, अगर सब चीजें फेसलेस होने लग जाएं तो हम क्यों नहीं एक प्रोग्राम बना देते हैं, एक रोबोट लगा देते हैं, वो सारा असेसमेंट कर देगा कि क्या सही है क्या गलत है। वेयर इज द नीड फॉर अ ह्यूमन बीइंग इंटरवेंशन? सर मैं आपके मत से पूरी तरह सहमत हूँ। इसीलिए सर अभी पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरा फेसलेस करना सर ना तो फिजिबल है ना डिजायरेबल है। इसलिए सर अभी भी जैसे कि सर्च एंड सर्वे जो होता है, जो इन्वेस्टिगेशन विंग है हमारी, वो अभी भी सर मैन्युअली है। इवन सर अगर कई केसेस में जहाँ पे लगता है कि मैनुअल सर्च होनी चाहिए, तो सर वहाँ पे भी अभी मैन्युअली हो रही है। बट सर जो मैकेनिकल वर्क है, जो 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 मोनोटोनस वर्क है सर, उसी को फेसलेस किया गया है अभी। ऑलराइट, नाउ अब थोड़ा रेवेन्यू से हटके थोड़ा लिबरल सब्जेक्ट्स की तरफ चला गया। ये लेबर रिफॉर्म्स के बारे में कई बार चर्चा सुनी गई है और अभी हाल में 4 लेबर कोड्स बनाए गए। आपका क्या विचार है इन लेबर कोड्स के बारे में? ये ठीक बने, गलत बने, इससे क्या लाभ होगा सोसाइटी को, एंटरप्रेन्योर्स को, एम्प्लॉइज को?
सर मुझे लगता है कि जैसे इंडिया में सर, इंडिया अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काफी अग्रसर है, तो सर इसमें लेबर रिफॉर्म्स एक बहुत बड़ा डायमेंशन है, क्योंकि सर लेबर रिफॉर्म्स के कई फायदे हैं, जैसे सर लेबर सिक्योरिटी है, इसके अलावा सर हम जो इन्वेस्टर हैं, जो कंपनीज को एक When you मोटिवेशन say मिलता labor है। security, what does that mean, labor security? सर बाय लेबर सिक्योरिटी आई मीन कि सर जैसे मिनिमम वेजेस का जो प्रावधान है सर, वो इंटैक्ट रहता है कि अच्छा कोई ठीक है, भी तो नाउ employer- टेल मी, जो मिनिमम वेजेस का प्राविधान है पहले क्या था और अब क्या रखा जा रहा है और उससे कैसे लाभ होगा? सर पहले भी सर मिनिमम वेजेस एक्ट सरकार ने लागू किया था, एक मिनिमम सर वो एक नेशनल तो लेवल अब पे। और उसमें अब नए वाले में दोनों में क्या अंतर है? पार्डन सर, बट मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं इसके बारे में पढ़ूंगा कल तक। ऑल राइट, ऑल राइट। मीना जी, आप राजस्थान से आते हैं। यस राजस्थान का भारत के इतिहास में क्या योगदान रहा है, इतिहास में सर, राजस्थान का सर कौन सा ऐसा कोई चीज हुआ या किया राजस्थान में जिसकी वजह से हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया मोड़ आ गया? कुछ ऐसा हुआ कभी? सर राजस्थान ने इंडिया में कई तरह से कंट्रीब्यूशन किया है सर, लाइक कल्चरल, और देखा जाए तो नो सर नो, राजस्थान मैंने एक कल आपसे कहा हिस्टोरिकल, हिस्ट्री के बारे में पूछा, मैंने इतिहास के बारे में, कल्चर के बारे में नहीं पूछा। सर हिस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूं तो सर जैसे कि जो राजपूत किंगडम था सर, वो बहुत ही पावरफुल थे, और सर उन्होंने जैसे उनका नाम इतिहास में अगर इसलिए पावरफुल, याद अच्छा आया। चलिए मैं आपकी बात को, क्योंकि मेरे पास समय इतना नहीं है कि हम ज्यादा करें। आपने कहा बड़ा पावरफुल किंगडम था, अगर पावरफुल किंगडम था तो मुगल्स आ गए, तो मुगल्स पूरे हिंदुस्तान में छा गए। राजस्थान में क्या क्या गए? ब्रिटिशर आए तो ब्रिटिशर छा गए। तो उसके पहले सल्तनत के लोग आते तो सल्तनत के लोग आ गए। उन्होंने कौन सा ऐसा बड़ा भारी वीरता का काम दिखाया जिससे हम ये कहें कि देश में कोई नई कोई चीज हुई या विदेशियों को हम लोगों ने रोक दिया? सर मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे सर जो वॉरियर्स रहे हैं, जैसे पृथ्वीराज सिंह चौहान सर, उन्होंने बैटल ऑफ तराइन में जैसे उन्होंने जीती थी। उससे इसके क्या अलावा हुआ? सर जो इतनी बार लड़ाई किया और अल्टीमेटली हार गया, और उसकी वजह से सारा का सारा, इससे पहले इस्लामाइजेशन, वो जो इस्लामिक जो रूल था उन्हीं के बाद आया, तो फायदा क्या हुआ? वो सर वीरता थी, साहस था या दुस्साहस था, आई डू नॉट नो। सर मैं इसको वीरता का नाम देना चाहूंगा, क्योंकि सर इसके अलावा भी और भी राजस्थान के कई वॉरियर्स रहे हैं, जैसे कि महाराणा प्रताप। सर एक चीज मैं जरूर कहना अगर मैं चाहूंगा आपसे कि ये अगर कहूँ, ऑलराइट रवि कुमार जी, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि राजस्थान के राजा केवल अपनी मूछ के लिए लड़ाई करते रहे रादर देन लुकिंग इनटू अ बिगर ऑब्जेक्टिव, तो आप क्या कहेंगे? सर विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं आपके इस मत से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सर मुझे लगता है जो राजा जो वो लड़ाई करते थे, जो भी उनके युद्ध थे सर, वो अपनी प्रजा को बचाने के लिए, और सर अपने जो भी क्षेत्र था उसकी सेफ्टी के लिए लड़ाई की जाती थी सर। आप बताइए कौन सा क्योंकि ऐसा सर जैसे ऐसा कौन सी ऐसी लड़ाई हुई जो केवल अपना क्षेत्र बचाने के लिए थी? उसने केवल अपने आप को बचाने के लिए या अपने क्वींस को बचाने के लिए या अपने किसी वेस्टर्न इंटरेस्ट को बचाने के लिए, अपने ईगो को बचाने के लिए किया? सर मुझे लगता है सर ऑलराइट, जितने ओके, आई लीव इट टू यू। माय लास्ट क्वेश्चन, आप भारतीय संविधान के किस प्रोविजन से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और क्यों? सर मैं इसमें सर आर्टिकल नंबर 21 का नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि सर आर्टिकल नंबर 21 जो है वो हमें राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की स्वतंत्रता देता है। और सर जैसे अच्छा, कि तो ये जो आपने कहा लिबर्टी, इसके बारे में, इससे क्या फायदा होता है सोसाइटी को? सर लिबर्टी सर एक हमारा अभिन्न अंग है सर, नो, कॉन्स्टिट्यूशन दैट्स इसके फाइन, कई दैट्स फायदे ओके। हैं। लेकिन आप बताओ जैसे सोसाइटी को, हम किसी सोसाइटी में गए कि आपको एक मैं अधिकार दे रहा हूँ लिबर्टी का, तो उससे क्या होगा? उससे क्या फायदा होगा सोसाइटी को? सर लिबर्टी के सर किसी भी सोसाइटी में कई फायदे हैं। सबसे पहला सर, ये लिबर्टी हर 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 सिटीजन को सर डेवलप होने का मौका देती है एट पर्सनल यस, लेवल। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक आपने कहा, एम्पावरमेंट है, यस एम्पावरमेंट। ऑलराइट, वेरी यस गुड, थैंक यू वेरी मच रवि कुमार जी। आपसे थैंक मेरा यू। इंटरेक्शन पूरा हुआ। नाउ आस्क माय अदर कोलीग्स टू टेक इट ओवर।
थैंक यू सर। Ravi, यस, गुड इवनिंग सर। good evening. Ravi, you have graduated in electrical engineering IIT दिल्ली से. यस सर। ओके, और आपका ऑप्शनल भी यही है. रवि, मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्या चैलेंजेस हैं अभी राइट नाउ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के मास अडॉप्शन में इंडिया में क्या चैलेंजेस हैं, इसके बारे में ब्रीफली बताइए. सर इसके कई चैलेंजेस है सर। सबसे पहला तो सर ई व्हीकल्स को चार्ज करने में सर काफ़ी समय लगता है, लाइक 4 से 5 घंटे। जबकि सर जो कन्वेंशनल व्हीकल है, जो डीजल और पेट्रोल है सर, उनको फिल करने में 5 से 10 मिनट लगते हैं। तो पहले Okay. सबसे बड़ा तो हम सर फास्ट चार्जिंग नहीं कर सकते अभी भी। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है चार्जिंग का अभी भी सर। कई जगह पे ये लैग करता है। तीसरा सर, पब्लिक ट्रस्ट नहीं है सर ई व्हीकल्स पे। अभी भी लोगों को लगता है कि जो कन्वेंशनल व्हीकल्स हैं वो ज़्यादा रिलायबल हैं। प्लस सर इसके अलावा और भी, क्योंकि कई स्पेसिफिकेशन की वजह से, क्योंकि सर स्पीड्स वगैरह हम देखें जैसे, तो वो पेट्रोल और डीजल के जो व्हीकल्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा होती है। सर चौथा सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग का, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का, अभी सर वो इंडिया में इतनी नहीं है। और सर इसी के साथ में जो रॉ मटेरियल आता है वो चाइना से कई बल्क में आता है, तो इससे इंडिया चाइना पे डिपेंडेंट तो है ही, प्लस इससे इंडिया का इंपोर्ट बिल भी काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। ओके ओके. जब हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं तो आप लिथियम की बात कर रहे हो, राइट? यस, यस सर। सो लिथियम के वर्ल्ड में किन कंट्रीज में सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं? आई मीन द प्रोमिनेंट कंट्रीज कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो सर मैं चाइना का नाम लेना चाहूँगा, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिजर्व है। इसके अलावा सर इंडिया में भी लिथियम के रिजर्व हैं सफिशिएंट क्वांटिटी में। पार्डन सर, बस इसके अलावा मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जाके इसके बारे में पढ़ूंगा। ओके, बट आर यू श्योर इंडिया में सफिशिएंट रिजर्व्स हैं लिथियम के? सर मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं पता, अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, बट मेरी जितनी नॉलेज है तो मुझे लगता है कि लिथियम के काफ़ी रिसोर्सेज हैं। ओके ओके. रवि, you are from Savai Madhavpur. यस सर। Tell me something about the history behind this name of the district. Savai Madhavpur नाम कैसे पड़ा है? सर क्योंकि सर सवाई जो है वो डिनोट करता है 1+1/4। तो सर ये टाइटल दिया गया था वहाँ के राजाओं को मुगल्स के द्वारा। ओके. क्योंकि सर उनकी शूरवीरता और, हाँ, शूरवीरता, और सर इनसे वो प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें सवाई नाम दिया था, और ये हेरिडिटरी था। ये सभी राजाओं को फिर सवाई से नवाजा गया था, सवाई नाम, सवाई टाइटल से। इसके अलावा सर सवाई माधोपुर की स्थापना सर सवाई माधो सिंह राजा ने की थी, इसलिए सर ये सवाई माधोपुर इसका नाम पड़ा। ओके ओके, दैट्स गुड. सो एज सवाई माधोपुर की ये हिस्ट्री है कि वहाँ के रूलर के नाम से ये टाउन का नाम पड़ा. तो राजस्थान में कोई और टाउन है जिसका नाम उसके रूलर से पड़ा है? सर जैसे कि सर गंगापुर जो मेरा तहसील है सर, जो कि एक सवाई माधोपुर में पड़ती है सर, उसका उनके जो रूलर थे सर, उनका नाम भी सर गंगा राम था, तो वो भी गंगापुर भी सर वहीं से नाम पड़ा गया। अच्छा, ओके. जयपुर भी? यस सर। सर ये सर राजा सवाई जय सिंह के नाम पे पड़ा गया। ओके ओके. रवि, हमने पास्ट फ्यू इयर्स में देखा है कि कुछ मूवीज को लेके राजस्थान में काफी अप्रोर हुआ है. वेदर इट वाज पद्मावत आई थिंक, और उससे पहले भी किसी मूवी से रिलेटेड काफी अप्रोर हुआ था. तो डू यू थिंक बिकॉज लाइक जो हमारा हिंदी मूवी इंडस्ट्री है, इट इज इनसेंसिटिव टुवर्ड्स cultural aspects of various regions? Do you think so? यस सर, जैसे कि सर राजस्थान में पद्मावत मूवी के ऊपर इतना अप्रोर हुआ था सर, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें सर, जैसे कि सर लोगों के पास, लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया था,
क्योंकि और सर पर सर मुझे लगता है कि अनइंटेंशनली कभी-कभी जो फिल्म प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ना चाहते हुए भी लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। तो मैं इसमें यही बात कहना चाहूँगा कि सर जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स हैं उनको थोड़ा मोर सेंसिटिव होना चाहिए टुवर्ड्स द फीलिंग्स ऑफ पब्लिक। एट द सेम टाइम सर हमें ये भी इंश्योर करना होगा कि जो डायरेक्टर की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो लिबर्टी है आर्टिस्ट की, उसे भी हम प्रिजर्व कर सकें। तो कहीं न कहीं सर हमें एक बैलेंस बनाना होगा इसमें। ओके, ओके। रवि, आप अभी इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हैं, तो टेल मी दैट इंडिया का टैक्स जीडीपी रेशियो कितना है? सर इट्स अराउंड 10% सर, 10 to 11%। श्योर? टोटल टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज 10 to 11। अच्छा, ओके। सो यूरोप में डू यू नो ऑन एन एवरेज यूरोप में कितना परसेंटेज है टैक्स टू जीडीपी रेशियो का? आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई थिंक सर इट्स अराउंड 20 to 25%। 20 to 25%। ओके, ओके। यस सर। रवि, टैक्स बेस को लेके बहुत डिस्कशन होता है इन जनरल एडिटोरियल्स में, एंड एक टाइम पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की थी टैक्स बेस को इंक्रीज करने की, आई थिंक 2 years बाद। सो डिस्पाइट हम बहुत सारे मेजर्स ले रहे हैं, जैसे हम फेसलेस असेसमेंट कर रहे हैं, हमने कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम भी किया है, बट स्टिल व्हाट वी फाइंड इज दैट हमारा टैक्स बेस उस probably 4 to 5% के जोन के बाहर बढ़ नहीं रहा है। यस सो आई मीन व्हाट आर द रीजंस? आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि इतने सारे मेजर्स लेने के बाद भी हमारा टैक्स बेस क्यों नहीं बढ़ रहा है? सर जो प्रेजेंट डाटा है सर उसके हिसाब से अराउंड 6.8 करोड़ लोग आईटीआर फाइल करते हैं इंडिया में। बट सर मुझे लगता है कि ये और डेवलप्ड कंट्रीज की तुलना में काफी कम है। बट सर ऑन द अदर साइड मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये एक फेयर नंबर है, क्योंकि सर जैसे कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, यहाँ पे 50% से पॉपुलेशन से ज्यादा एग्रीकल्चर में अभी इन्वॉल्व है। और एट प्रेजेंट सर एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है इनकम टैक्स ज्यूरिसडिक्शन से। दूसरा सर मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडिया एक जो इंडिया की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो लोअर मिडिल क्लास में आती है, लाइक अराउंड 1.5 लाख। और सर जो हम इनकम टैक्स में एग्जाम्पशन देते हैं वो 2.5 लाख का है। तो सर मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन तो वहीं पे एक्सक्लूड हो जाती है। बट सर मैं ऑन द अदर हैंड ये भी कहूंगा कि अभी भी सर बहुत पोटेंशियल है टैक्स बेस को बढ़ाने का। और इसी के लिए सर जैसे कि सर जो टैक्स इवेजन या टैक्स अवॉइडेंस होता है हमारी सोसाइटी में, अगर हम उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दें, जो रिच क्लास है जो अवॉइड कर रहे हैं टैक्स को, तो मुझे लगता है कि हम टैक्स बेस को बढ़ा सकते हैं और टैक्स रेवेन्यूज को भी इन फ्यूचर। ओके, ओके। सो रवि, आपने टैक्स इवेजन की बात तो की है, बट इफ वी लुक एट एग्रीकल्चर, almost 50% of our working population is engaged in agriculture, right? And we have a class among the agriculturists जो कि quite rich हैं in terms of their per annual income. So do you think कहीं ना कहीं हमें ये option explore करना चाहिए that we cannot perpetuate keeping agriculture outside the tax net? So what's your take on that? सर इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि सर जैसे कि अभी प्रेजेंट डे कंडीशन है एग्रीकल्चर की, जो कि काफी एग्रीकल्चर में काफी इश्यूज हैं। और सर जैसा कि आपने कहा कि रिच फार्मर्स हैं काफी, जो टैक्स नहीं भरते हैं। तो इस पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि सर अभी की कंडीशन के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि एग्रीकल्चर को हमें इंक्लूड करना चाहिए इनकम टैक्स में, क्योंकि सर इसके कई रीजन हैं। तो पहला ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इन एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स नहीं कर सकती है, तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्फिडेंस जरूरी है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि सर एग्रीकल्चर इनकम पर से इज नॉट अ वेरी प्रॉब्लम। सर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लोग एग्रीकल्चर इनकम के नाम पे ब्लैक मनी जो जनरेट करते हैं उसको एग्जाम करते हैं। तो मुझे लगता है कि रियल प्रॉब्लम अगर हम सेग्रीगेट कर पाए दोनों इनकम्स को तो ज्यादा बेटर होगा। और सर तीसरा मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स करने में सर ऑपरेशनल चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि सर अभी भी
स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स बहुत ज्यादा है, प्लस सर लैंड रिकॉर्ड्स नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही हरक्यूलियन टास्क होगा टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। तो सर मेरा ये मानना है कि अभी के टाइम पे हमें एग्जाम ही रखना चाहिए। बाकी सर हम आफ्टर 20-30 ईयर्स जब हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर काफी डेवलप हो जाएगा तो इसके बारे में सोचा जा सकता है। ओके रवि, वॉचिंग फुटबॉल आपकी एक हॉबी है, तो आपका फेवरेट फुटबॉल क्लब कौन सा है? सर रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड। यस ओके। सर। एंड क्यों? क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वजह से? यस सर। ओके ओके, थैंक यू रवि। थैंक यू सर। हेलो रवि, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? गुड आफ्टरनून सर, आई एम गुड। Ravi, you are into services, so I will not waste time in asking questions. So मैं generally बाकी लोगों को पूछता हूँ, those who don't have this exposure. I'll come to very specifics and then we'll quickly try to find out. Please start with the rule of law. क्या है rule of law? सर रूल ऑफ लॉ एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें सर लॉ इज सुप्रीम सर, और लॉ के लिए सभी इक्वल है लॉ के सामने। तो और सर दैट्स इट सर। रूल ऑफ लॉ जो एबी डाइसी का कॉन्सेप्ट है, उसने कहा था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यस सर। क्या मतलब इन दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू? इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब यह है कि सभी लोग बराबर हैं लॉ के लिए। कोई भी ऊपर या कोई भी इंफीरियर सुपीरियर नहीं है इन फ्रंट ऑफ लॉ। और सर जहाँ तक इक्वल प्रोटेक्शन लॉ की बात की जाती है तो सर यह इसके अनुसार सर जो स्पेशल सेगमेंट है सोसाइटी का, सो उसको डिफरेंटली ट्रीट किया जाना चाहिए। इन शॉर्ट सर अलाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी। यस, unequals should not be treated equals, right? मैं उसी पॉइंट से आता हूँ कास्ट रिजर्वेशन के ऊपर। Do you see after 70 odd years still the relevance of caste reservation is there in our country? सर मुझे लगता है कि सर जिस पॉइंट से रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ था, जो मेन आइडियोलॉजी थी, दैट इज सोशल बैकवर्डनेस एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, सर वो मुझे अभी भी लगता है कि हमारे समाज में कहीं ना कहीं वो अभी भी है। तो मैं रिजर्वेशन का समर्थन करूंगा, पर सर साथ में ही मुझे लगता है कि जो रिजर्वेशन का जो मेन इंटेंशन था वो पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो एलीट क्लास है इन कम्युनिटीज में वो इसका पूरा बेनिफिट ले रही है, और जो डिजर्विंग जो कम्युनिटीज हैं वो इसका बेनिफिट नहीं ले पा रही हैं। इसी के लिए सर मुझे लगता है कि रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स लाना बहुत जरूरी है। Okay. Do you take benefit of caste? यस सर। Okay. मीणा जो एक कम्युनिटी है राजस्थान में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर मीना कम्युनिटी, सर ये मीना नाम है ये सर ये लॉर्ड विष्णु के जो मत्स्य अवतार था सर वहां से रखा गया है। और सर जो मीना कम्युनिटी होती है वो ये क्लेम करती है कि वो उन्हीं के वंशज हैं लॉर्ड विष्णु के। और सर मीना कम्युनिटी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है सर राजस्थान में आफ्टर भील। एंड सर मीना कम्युनिटी में सर जो मैं अगर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करूं तो सर अभी भी जो लार्ज चंक है सर मीना पॉपुलेशन का वो सर अभी भी काफी पुअर है। और सर सेक्स रेशियो भी सर अभी नेशनल एवरेज से कम है मीना पॉपुलेशन में। इसके अलावा सर हेल्थ इंडिकेटर्स भी काफी जो नेशनल जो इंडिकेटर्स थे उनसे काफी लोअर हैं। मीणा कम्युनिटी में भी एक बहुत वाइड डिवीजन है, एक है राजपूत मीणा, एक है भील मीणा। यस सर। जो भील मीणा है, अभी आपने कहा कि दे आर एक्चुअली द वंस हु रिक्वायर अ लॉट ऑफ हेल्प। जो राजपूत मीणा है, दोज हु कंसीडर देमसेल्व्स एज वंशज ऑफ विष्णु मीण अवतार, राइट, उनको जरूरत नहीं है इस कास्ट रिजर्वेशन की। व्हाट डू यू थिंक? सर मैं इस पे ये बोलना चाहूंगा कि सर अगर मैं एज अ होल कम्युनिटी को देखा जाए
सर नो डाउट सर, राजपूत जो मीना है उनमें कुछ सेक्शन है सर जो अभी काफी इकोनॉमिक उनका अपलिफ्टमेंट हो गया है, पर सर राजपूत मीनाज में भी सर अभी भी काफी बड़ा पोर्शन है जो अभी भी एजुकेशनली बैकवर्ड है, सोशली बैकवर्ड है, और उनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो सर मैं ये कहूँगा कि उनका जो रिजर्वेशन है वो इसमें मैं उनको समर्थन करता हूँ। ओके रवि, देन टेल मी वन थिंग, अगर राजपूत मीणा अभी भी वैसे हैं जैसे, बट अप्रोप्रिएशन ऑफ दिस बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन मोस्टली इज डन बाय दोज हु आर इन द अपर रंग्स, दोज हु आर एबल टू टेक दैट बेनिफिट एंड आर पावरफुल। आप कैसे डिसाइड करोगे इफ आई हैव टू गिव, आई मीन इफ यू वेयर टू यू नो बी डिजाइनिंग सम काइंड ऑफ पॉलिसी जिसके तहत आप इंश्योर करो कि जो नीडी है उसको ही मिले, राइट? आप आईआईटी से पढ़े हो, आप इतने अच्छे पढ़ाई में हो, आप आपके क्लास 10th एंड 12th के मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं, आपको किसी हिसाब से अंगुली पकड़ाने की जरूरत नहीं है हेल्प करने के लिए, राइट? यू आर सेल्फ सफिशिएंट। लेकिन जिसको जरूरत है उसको कैसे ये हेल्प मिले, टेल मी दैट। सर इसके लिए मुझे लगता है सर गवर्नमेंट को कई कई जगह पर कानून बनाने पड़ेंगे। सर सबसे पहले मैं बोलूंगा रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। लाइक सर हम क्रीमी लेयर को सर इंसर्ट कर सकते हैं एसटी एसटी में, इससे सर जो गरीब तबका है सर उनको रिजर्वेशन का फायदा मिल सकेगा। लेकिन क्रीमी लेयर में भी आप 8 लाख रुपए 12 लाख रुपए उसको सीलिंग करना चाह रहे हो, कैसे होगा? क्रीमी लेयर 12 लाख रुपए के अंदर तुम्हारी पूरी इंडिया की पॉपुलेशन की इनकम है, बहुत लोगों की 90% लोग 12 लाख के 99% लोग 12 लाख से कम कमाते हैं, 1% 2% लोग टैक्स फाइल करते हैं इनकम। यस सर, सर मुझे लगता है कि ये जेन्युइन कंसर्न्स हैं, लाइक सर जो आईटीआर जो फेक आईटीआर भरते हैं स्पेशली सर रिजर्वेशन का फायदा उठाने के लिए, पर ये कंसर्न्स को सर हमें एक इनको भी सॉल्व करना चाहिए साथ के साथ, ताकि जो हमारा मेन इंटेंशन है रिजर्वेशन का उसको हम उसको जस्टिफाई कर सकें। तो सर ये एक मुझे लगता है एक दूसरा इशू है जिसको हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चाहिए। आप आज जहां पर हो, जो आपकी करंट पोजीशन है जॉब में, आपको लगता है ऐसा एक्सपोजर आपको है अवेलेबल कि आप कुछ पॉलिसी में रोल प्ले कर पाओ आने वाले समय में, कि इस एरिया को आप सॉल्व करोगे आने वाले समय में, आप इसको एड्रेस करना चाहोगे? श्योर सर, मैं जरूर करना चाहूंगा। इसके लिए सर मेरे पास कई ऑप्शन है, जैसे कि सर मैं डेप्यूटेशन पे जा सकता हूँ सर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड डेवलपमेंट, और सर वहाँ पे मैं अपने इनपुट्स जरूर दे सकता हूँ जो भी कंसर्न मिनिस्टर्स हैं। तो इसमें मैं ऐसे एक पॉइंट है, एक बात है कि प्रिविलेजेस छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आपके पास अगर कुछ प्रिविलेज है आप उसको जल्दी छोड़ नहीं पाते हो। ये सोशल प्रॉब्लम को आप कैसे एड्रेस करोगे जब हमारे देश में पावरफुल्स आर एक्चुअली सिटिंग एट प्रिविलेज पोजीशन? सर इसके लिए सर मुझे लगता है इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उसके सॉल्यूशन होने चाहिए। जैसे सर शॉर्ट टर्म में हम ऐसे लॉज बना सकते हैं, लाइक सर जैसे मैंने क्रीमी लेयर की बात करी, ताकि जो प्रिविलेज क्लास है उनको ये बेनिफिट ना मिले, ये शॉर्ट टर्म में। तो लॉन्ग टर्म में अगर मैं बात करूँ तो सर हमें एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर सर सभी एजुकेटेड होंगे तो सर हम मुझे लगता है कि रिजर्वेशन की नीड्स काफी कम हो जाएगी, और स्पेशली सर अगर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होगी तो लोगों में वो वैल्यूज होंगी, ताकि वो लाइक वो गिव अप कर सके इन सब चीजों को, और एक मोर जस्ट सोसाइटी बनाने में अपनी भूमिका निभा सकें। आई एम श्योर रवि, गिवन एन अपॉर्चुनिटी तुम ऐसा करने की बिल्कुल कोशिश करोगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया जो आया था बहुत पहले 1600s में आ गया था, जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे, तभी उन्होंने अपने छोटे छोटे लेवल पे सेल्फ गवर्नमेंट की बात करनी शुरू कर दी थी। फाइनली लॉर्ड रिपन ने आके इसको करना शुरू किया एट अ ब्रॉडर लेवल। राजस्थान में ऐसी क्या इश्यूज आपको दिखाई देती है जहां पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पावरफुल और हो सकते हैं? कोई ऐसा रेप्लिका है बाकी किसी स्टेट में जहां पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मॉडल को आप अप्लाई कर पाओ? पार्डन सर, बट मुझे अभी ऐसा कोई स्टेट का नाम रिकॉल नहीं हो पा रहा है, बट सर म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के बारे में व्हाट डू यू थिंक? गिवन कि आप रेवेन्यू सर्विस में हो तो म्यूनिसिपल बॉन्ड आपको पता होना चाहिए था। आई मीन यू कैन हैव सेड कि ऐसा म्यूनिसिपल बॉन्ड काफी सारे म्यूनिसिपलिटीज हैं जो निकाल रहे, इंदौर हो गया, बड़ौदा हो गया, इधर पे मुंबई में हो गए कई सारे। सो व्हाट डू यू थिंक एज एन इंस्ट्रूमेंट हाउ गुड इट इज? सर आई थिंक म्यूनिसिपल बॉन्ड इज अ वेरी बहुत अच्छा टूल है सर रेवेन्यू जनरेट करने का। इसके कई फायदे हैं सर। पहला तो जो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोकल बॉडीज के लिए वो है सर रेवेन्यू क्रंच।
तो सर इससे हम एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दूसरा मुझे लगता है कि सर अगर हम म्युनिसिपल बॉन्ड अगर हम फ्लोट करते हैं तो सर इससे जो पब्लिक इट्स ओके, फाइन, आई गॉट द पॉइंट। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पेट प्रोजेक्ट आया था जो मोस्ट सक्सेसफुल बना है अभी तक का, लेकिन उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं गिवन इंटरनेशनल। आप अगर कंपैरिजन करो, सो आईबीसी स्टिल इज नॉट दैट पार विद अदर आर्बिट्रेशंस। क्या प्रॉब्लम लगता है? दो 2 पॉइंट्स में मुझे बताओ कि ये 2 एरिया मुझे ठीक करना है अगर इफ आई वर टू गिवन अ चांस। सर मैं इसमें ये ठीक करना चाहूंगा कि सर जो अर्ली रेजोल्यूशन है, जो भी सर प्रोसीडिंग्स हैं, उनका मैं विद इन टाइम लिमिट, सर टाइम लिमिट की बड़ी प्रॉब्लम है सर इंडिया में कि टाइम बहुत एक्सटेंड हो जाता है। तो मैं ये कोशिश ऐसे टाइम को शॉर्ट करने का तरीका क्या है? पॉलिसी में लिखने से टाइम शॉर्ट नहीं होगा, क्या तरीका है? सर इसके लिए सर सबसे पहले तो हमें क्लियर कट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सर अभी भी जैसे जो लिटिगेशंस होती है सर मेजरली सर वो एम्बिगियस लॉज की वजह से होती है, क्योंकि एसएससी का एक पक्ष होता है और गवर्नमेंट का एक पक्ष होता है। तो एक क्लियर कट पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आई गॉट द पॉइंट। सी, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम शॉर्ट करना है, स्किल्ड स्टाफ चाहिए उसके लिए। हमारे प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वी डू नॉट हैव स्किल आर्बिटर्स। हमारे पास वैसे लॉयर्स नहीं है जो ये काम करवा पाए। 6 महीना में बोल दूंगा तो 6 महीना बोलने से आप नहीं हुजूम तैयार कर पाओगे। यू हैव टू डू दैट ग्राउंड वर्क, राइट? सो पॉलिसी लिखना एंड हैव इट इम्प्लीमेंटेड, एनफोर्समेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन राइटिंग रोजी लेटर्स ऑन पेपर, राइट? सो दैट वाज एन एरिया आई वांटेड टू हाईलाइट। थैंक यू सर। Okay, last 2 questions. IT reforms. What would be one single most important IT reform that you would want to do? I'm talking about direct tax में, income tax, direct tax वाले में मैं बोलना चाहता हूँ। सर इसमें मैं सबसे बड़ा अगर मेरे पास एक अगर मेरे को रिफॉर्म लाना हो तो सर मैं इसमें टैक्स बेस बढ़ाने की बात करूंगा। सर जो इनफॉर्मल सेक्टर है जो कि अभी 90% है सर, वो भी अभी टैक्स एम्बिट के बाहर है। तो सर मैं ऐसा रिफॉर्म, मैं ये ट्राई करूंगा कि ऐसा रिफॉर्म हो जिससे कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसका मेजर पोर्शन सर वो आईटीआर फिल करें और वो टैक्स एम्बिट के अंदर आए। कई बार ऐसा कहा जाता है कि आईटी रिफॉर्म का बेस्ट तरीका है आप इनकम टैक्स ही हटा दो। Let it be transaction based taxation system than income based transaction system, but income based tax transaction system। इसको आप हटा के आप ट्रांजैक्शन बेस्ड कर दो कि जितना ट्रांजैक्शन होगा उतना। इसका एक आर्गुमेंट है, ट्राई टू रीड अबाउट इट। ओके, इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, लेकिन इंडिया के बहुत सारी हैंडीकैप्स हैं। आप उनमें से 3 हैंडीकैप्स मुझे बताओ जो इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोलने लायक नहीं रखते। मतलब दे डू नॉट हेल्प क्वालिफाई इंडिया टू बी कॉल्ड फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। दिस विल बी माय लास्ट क्वेश्चन, टेल मी। आई एम रियली सॉरी सर, बट मैं अभी ऐसा नाम कोई रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट सर आई विल गो एंड रीड अबाउट इट। यू आर कन्विंस्ड दैट इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है? यस सर। तो फार्मेसी के जो इनपुट्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? एपीआईज सर मोस्टली सर चाइना से आते हैं। चाइना ने अगर रोक दिया तो हम तो बंद हो जाएंगे ना। दैट इज वन बिगेस्ट फार्मेसी का हमारा हैंडीकैप। हम बस नेम से एक फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाएंगे फिर। एनीवेज, दैट फिनिशेस माय पार्ट। लेट्स हैव अ फीडबैक राउंड क्विकली। थैंक यू रवि। थैंक यू सर। थैंक यू। All right, Ravi, you appear to be a very good candidate, but there is a lot of difference between the revenue services and IAS, Indian Administrative Services. So when you go for Indian Administrative Services, the interview board will look into attributes which are required for a member of Indian Administrative Services. And that means primarily, number one is the leadership quality. Leadership does not mean that you should be very educated, you should be very knowledgeable, but how you can carry your people along with you. So that is one. And secondly, they would like to look into your thinking process, whether that, sorry, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि वो दूसरा ये देखेंगे कि आपका जो चिंतन करने का तरीका है वो क्या इंक्लूसिव है या नहीं। इंक्लूसिव का मतलब अगेन वो लीडरशिप क्वालिटी पे आता है। और हमारा क्योंकि देश जो है वो हाईली प्लूरलिस्टिक है, मल्टीलिंगुअल है,
एंड मल्टी एथनिक है। इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत जरूरी है कि हम हर तरह के समाज के लोगों को मिला के आगे लेके चल सकें। और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत जरूरी कि यू कैन नॉट लुक इनटू अ वेरी स्क्यूड एरिया, कि जैसे इनकम टैक्स में आप अधिक एक बड़ा स्क्यूड एरिया देखते हैं, जैसे आपने शुरू में बताया कि यू वांट टू हैव अ वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस, और वो वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से आपको तरह तरह का एक्सपीरियंस तो जरूर मिलता है, लेकिन आप में इनहेरेंट एक अर्ज होनी चाहिए, एक विलिंगनेस होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स ऑल्सो, एंड कैसे उसको हम अप्रिशिएट कर सकें इसकी भी हमको समझ होनी चाहिए। तो मैं आपसे चाहूँगा, एक छोटा सा वो होगा कि आप ये सोचें कि आपके जो भी जवाब हो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट करने चाहिए आपकी पर्सनालिटी को कि दैट इट इज़ अ वेरी इंक्लूसिव सोसाइटी, you have got leadership quality and you are a very patient listener. And इन सब में आप ये देखिए कि जैसे women empowerment है, labor का empowerment है, atrocities against children and women है, against atrocities against scheduled caste, scheduled tribe, backwards, minorities, women, इन सब के बारे में है। हम कैसे स्टैंडर्ड एजुकेशन का और साथ में अपने हेल्थ का कर सकते हैं इम्प्रूव विद एन ऑब्जेक्टिव कि जो लास्ट माइल पे खड़ा व्यक्ति है उसको लाभ मिल सके। इस चीज के बारे में सोचें और आपके सारे आंसर उसी से टेम्पर्ड होने चाहिए। इसी तरीके से चाहे वो इंटरनेशनल मैटर्स पे कोई आपसे सवाल पूछ रहा, अगेन दैट शुड बी फॉर अ ग्रेटर ऑब्जेक्टिव, द वर्ल्ड पीस, द ग्लोबल prosperity, rather than look after your own prosperity, and within that we have to look after our own vested interests also. जैसे मान लीजिए कोरोना वाला है, कोरोना के जो हमने वैक्सीन को बाहर भेज दिया तो ठीक है, हमने ग्रेटर ऑब्जेक्टिव को क्या, बट इट हैज टू बी टेम्पर्ड कि जो हमारे अपने पर्सनल अपने देश के जो इंटरेस्ट हैं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दोस। छोटा मोटा सेक्रीफाइस कर सकते हैं, बट इन दिस पर्टिकुलर केस मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा नहीं था कि हम अपने देश को, अब इस समय कमी हो गई है वैक्सीन की, हम बाहर दे रहे। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इसको थोड़ा ध्यान में रखें, और जो इस तरह के जो इशू हैं जो मैंने आपको बताया, विमेन से संबंधित, लेबर से संबंधित, एट्रोसिटीज अगेंस्ट डिसएडवांटेजेस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इसी तरह के माइनॉरिटी का, हम लोगों ने आपसे सवाल नहीं पूछा पर ज्ञान व्यापी के बारे में जो एक अभी एक कोर्ट ने कुछ कहा है उसके बारे में क्या व्यू होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को क्या है, इन सब चीज़ के बारे में आप ध्यान रखें। एंड आई एम श्योर विद योर नॉलेज, इंटेलेक्ट, हार्ड वर्क एंड फोकस you will be able to achieve your objective. All the very best. Thank you, sir. Yeah. रवि, आपके कंटेंट आपके आंसर्स में बहुत अच्छा है एंड यू हैव अ प्लेजेंट पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज में आपके दिख रहा है। जस्ट ये है कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें ना जो करंट अफेयर्स में चल रही हैं उस पर थोड़ा सा ट्रैक रखिए, ठीक है। जैसे लिथियम एक बड़ा इशू है, मतलब हम चाहे मोबाइल का प्रोडक्शन हो, चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए बैटरी का प्रोडक्शन हो, लिथियम एक बड़ा फैक्टर है और इंडिया के पास नहीं है प्रैक्टिकली रिजर्व्स लिथियम के, ठीक है। चाइना, मेनली चाइना, ऑस्ट्रेलिया और चिली में है रिजर्व्स और अर्जेंटीना में है। तो बेसिकली साउथ अमेरिका, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया, दीज आर द रीजन जहाँ पे कि लिथियम के रिजर्व्स कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये क्या है कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो है करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है। सो ट्राई टू मार्क सच एरियाज, ठीक है, जो आपके, बिकॉज आपका ऑप्शनल भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो ऑब्वियसली अब अगर आपका ऑप्शनल भी है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी है, तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीजें वहां पूछी जाएंगी। और भी नई चीजें आ रही है, जैसे स्मार्ट ग्रिड है, स्मार्ट मीटरिंग है, ये सब चीजें हैं भाई करंट अफेयर्स की जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, ठीक है। तो इन चीजों पे एक टैप रखिए। और दूसरा ये है टैक्स से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें जो आई फील आप देख सकते हो, वो ये है कि जो OECD कंट्रीज हैं, ठीक है, इट इज नॉर्मली आस्क्ड कि भाई OECD कंट्रीज में जो है टैक्स कॉम्प्लायंस बहुत अच्छा है, टैक्स GDP रेशियो भी बहुत अच्छा है, तो इंडिया में क्यों नहीं है, ठीक है। इंडिया में टैक्स बेस क्यों वैसा नहीं है, टैक्स टू GDP रेशियो वैसा क्यों नहीं।
तो एक कंपैरेटिव आप पढ़ सकते हो कि OECD कंट्रीज में मोस्टली यूरोप के कंट्रीज है, तो वहां पे टैक्स कॉम्प्लायंस कैसे अच्छा है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो कैसे अच्छा है. सो आई थिंक दिस इज वन एरिया जो कि देखना चाहिए टैक्सेशन से रिलेटेड. ठीक है. और ऑब्वियसली अभी जो मेजर्स लिए जा रहे हैं टैक्सेशन को एसएससी फ्रेंडली बनाने के लिए, वेदर इट इज फेसलेस असेसमेंट या फिर इवन जो हमारे आईटीआर फॉर्म्स में भी बहुत अब सरलता ले आए हैं. सो दैट इज, और वो वाली चीजें भी आप अच्छे से गो थ्रू करते रहो, क्योंकि आप आईआरएस में हो तो ये चीजें तो पूछना ऑलमोस्ट आप मानो कि मोस्ट लाइकली. ठीक है. सो बाकी कीप अप योर कॉन्फिडेंस एंड कीप ब्रशिंग अप करंट अफेयर्स एंड आल्सो टैक्सेशन रिलेटेड इशू. ठीक है. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. हेलो रवि. सो मैंने जो भी पूछा, सो यू टेल मी दैट एरियाज जो यू रियलाइज्ड कि आपको काम करना है. सर टैक्सेशन से सर और इलेक्ट्रिकल का थोड़ा करना है. हाँ, टैक्सेशन से रिलेटेड और सर रिजर्वेशन के ऊपर थोड़ा और पॉइंट्स आर्गुमेंट. टैक्सेशन, रिजर्वेशन, मीना कम्युनिटी, और थोड़ा डीप में इसको आप समझो, इसके प्रॉब्लम्स को रूल ऑफ लॉ से कनेक्ट कर पा रहे होगे अब आप इसको, राइट? व्हेन अनइक्वल्स आर ट्रीटेड इक्वल, जस्टिस नहीं होता है. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो मुझे लगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग जो म्युनिसिपल बॉन्ड, जो लोकल आजकल क्या है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो रहा है, राइट? सो डिवोल्यूशन ऑफ पावर स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट करने के लिए हमने फाइनेंस कमीशन बनाया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने डाला हुआ है. अभी ये विद इन स्टेट जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो म्युनिसिपल हैं, पंचायती है, ग्राम पंचायत है, तो इन लोगों में जो डिवोल्यूशन करना है पावर को, उसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन बना रखा है. लेकिन कई बार ये स्टेट फाइनेंस कमीशन के जो का जो काम है वो पूरा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. इनफैक्ट सेंटर से 14th फाइनेंस कमीशन में 2 लाख करोड़ रुपया मतलब आवंटित किया गया था कि इसको डायरेक्टली हम स्टेट्स के जो वो लोकल गवर्नमेंट है उनको देंगे. दिस वाज केप्ट असाइड इन 14th फाइनेंस कमीशन, जिसको गवर्नमेंट ने मान लिया था. लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज हुए कि ये उनके पास गया ही नहीं वाया स्टेट गवर्नमेंट. तो नए नए पद्धति, नए नए सॉल्यूशंस, क्योंकि फाइनेंसेस अगर रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो काम आगे नहीं कर पाएगा कोई भी एंटिटी हो. तो फाइनेंसेस ऑफ लोकल बॉडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें ये बॉन्ड्स वगैरह जो है ये बहुत ही पावरफुल टूल बनता है कि अगर म्यूनिसिपैलिटी अपनी सर्विसेज को अच्छा करे तो डेफिनेटली उसमें लोग इन्वेस्ट करके वहां से मनी मार्केट से पैसा निकाल सकते, कैपिटल मार्केट में पैसा निकाल सकते हैं वहां से. सो इन सब चीजों को थोड़ा आप, बिकॉज ऑफ योर सर्विस एफिलिएशन, आई गेस अच्छा रहेगा. इवन इफ यू गिव सम इनोवेटिव आंसर इस तरह का, नॉट डायरेक्टली इसी तरह पूछ लिया, बट इनोवेशन आपके थिंकिंग में रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा. बाकी मैंने जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड पूछा था वो तो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि रिसेंटली इंडिया के पास जो कोविड की दवाइयां हैं वो कम पड़ रही हैं, तो उसको बनाने के लिए जो इनपुट्स चाहिए वो में चाइना डिपेंडेंट है हमारे पास. चाइना यहाँ पे जहां पर भी ये हैं एपीआईज हम जहां से ले सकते हैं. इसके अलावा 2-4-10 क्वेश्चन और भी छोटे मोटे हैं. रेयर अर्थ क्या है, बट दैट आई गेस नहीं पूछा जाएगा, बट आप लोग पढ़ लो अगर करंट अफेयर का पार्ट बना सकते हैं इसको, राइट? तो मेरी तरफ से यही है. यू हैव इट, you are selected guy. So but if you really want to raise that bar and reach IAS के लिए, तो definitely you have to sort of shrug off this complacency. जहाँ पर हो वहाँ से तो extra मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी and bring that leadership thing, जो inclusivity वाली बात बोली गई है, all these things सोच के पूरा बोलो. Not for you, for society at large, right? ठीक है रवि, in any case आपका इंटरव्यू कब है? 30 अप्रैल में है. हाँ. ओके, एंड ऑफ अप्रैल में है शायद. सो ठीक है, एवर इफ एनीथिंग इज रिक्वायर्ड हमसे गेट बैक करिए आप, नो प्रॉब्लम, हम आपको हेल्प करेंगे. ठीक है, थैंक यू रवि, ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सर. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.